आज हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे बीएससी के चौथे सेमेस्टर के लिए। पहला चैप्टर, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है और आज टॉपिक है हमारा जिसमें हम आपके साथ बातचीत करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है इस चैप्टर को, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है वो हम आपके साथ में बताते हैं कि नील्स बोर ने इन 1913 बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोहर्स ने इन एक रिवोल्यूशनरी सजेशन दिया। क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्टेबल circular orbit which is called stationary state. During the motion they not absorb or emit the energy. तो इसी से संबंधित कुछ उनके सम एजुम्शंस हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो इसे लिख लेते हैं कि बोहर्स give the revolutionary suggestion that electron moving in around the nucleus in a stable circular orbit which called stationary state without emitting or absorbing energy. The basic assumptions of Bohr's मॉडल आर, जो बेसिक एजुम्शन है बोहर्स का, बोहर्स ने जो कहा उसका जो बेसिक बातें हैं, जो एजुम्शंस हैं, उसकी बात अगर हम करेंगे तो बोहर्स ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेशनरी स्टेट में, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। क्या कहा पहले कि एजुम्शंस में पहला बात हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in the circular stable orbit which is called stationary state। ये तो पहला हो गया। तो जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस कंडीशंस में ये तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना तो इमिट करता है। तो हम लिखेंगे नंबर 2, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
around the nucleus, no energy emitted or absorbed। तो जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो ना तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो इमिट करते हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दो बातें हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना तो एनर्जी को इमिट करेगा। तीसरी बात यह है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इन इट पाथ, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो मल्टीपल होगा एन एच अपान 2 पाई के। तो तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट तो हो गए, थर्ड पॉइंट होगा कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग in the path and electron path about the nucleus, in the path about the nucleus have multiple of nh upon 2 pi, nh upon 2 pi, and this relation is expressed as angular momentum of electron, the angular, this can be expressed as the angular momentum of electron is expressed by the relation। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको हम किस रिलेशन से दिखा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो वो रिलेशन हो जाएगा हमारा, ये होगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। अब ये तो तीसरा हो गया, चौथा ये है वेयर, सब टर्म लिख लेते हैं, जहां पर वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज रेडियस, एन इज इंटीगर, है वैल्यू 1 2 3 जो ऑर्बिट को बताता है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इमिशन या एब्जॉर्प्शन से जा सकता है। मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारा कोई एटम्स है, इसमें अलग अलग ऑर्बिट हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है अगर इमिट करेगा तो यहाँ पर आएगा। यानी अगर ये E1 हो और ये E2 हो तो इसका मतलब इसके बीच जो अंतर है वो h न्यू के बराबर हो गया। तो चौथा पास्टुलेट हमारा यही हो गया। क्या होगा? फोर्थ पास्टुलेट ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय
absorption of photon and higher energy level to lower energy level by emission of radiation. इफ मान लें कि यदि हमारा लोअर एनर्जी लेवल E1 हो और हायर E2 हो, तो दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इफ E1 is lower energy level and E2 is higher energy level, then the energy difference will be equal to absorb or emitted photon frequency, and we can write that, हम लिख सकते हैं अब, इसका मतलब ये हुआ कि जो एच न्यू का मान होगा वो किसके बराबर होगा, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जहां पर E2 वेयर E2 इज हायर एनर्जी लेवल एंड E1 इज लोअर एनर्जी लेवल, और इसकी वजह से जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, वो इमिशन स्पेक्ट्रम या इसको हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहेंगे, न्यू बराबर हो जाएगा क्या, E2 माइनस E1 बाई H. This frequency is called Bohr frequency conditions. तो ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, वह इमिशन की वजह से या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की वजह से मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर अराइजेज ड्यू टू, क्या कह सकते हैं, द इमिशन एंड absorption spectral line arises due to absorb photon or emitted photon, due to absorb photon or emitted photon. तो ये एब्जॉर्ब फोटॉन या इमिटेड फोटॉन की वजह से ये होता है। अब इसके बाद ये तो हो गए हमारे पास्टुलेट्स, तो आप ये कह रहे हैं हायर से लोअर में जाएगा या लोअर से हायर में जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब ये क्वांटाइज की बात हो गई, इसका मतलब क्वांटा के रूप में लेगा तो लोअर से हायर में जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा। इसी को, यही जो क्वांटाइज कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, इसी को बोहर्स ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर अप्लाई कर दिया। तो हम ये लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया, तो हम ये लिख सकते हैं कि बोहर्स अप्लाइड द क्वांटम Bohr's applied the quantized rule to the Rutherford atomic model.
applied Rutherford atomic model and successfully explain and observe and successfully explain and observed hydrogen spectrum. नाउ कंसीडर, तो इन्होंने हाइड्रोजन के केस में स्पेशली लिया। अब हम बात करेंगे कि मान लेते हैं हम हाइड्रोजन को लेते हैं, लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन एटम, लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन एटम या एटम्स कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। हम ऐसा एटम्स लेते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो, तो हाइड्रोजन की तरह हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 को भी हम ले सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता। हाँ, उसका न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होगा। तो नाउ वी कंसीडर, अब हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, इसका ये न्यूक्लियस है प्लस ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये है चार्ज ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये Ze², ये न्यूक्लियर चार्ज है, तो ये आपका न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, ये रेडियस r है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ये कहेंगे कि द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन, लिखेंगे कि द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन negatively charged electron and positively charged nucleus is called centripetal force, is called centripetal force, और ये बराबर हो जाएगा Ze²/r² के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो गया Ze²/r² के। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो बाहर के साइड में, ये तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसके अलावा चूंकि ये चक्कर लगा रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे जिसकी वजह से इसको बैलेंस करता है। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज, इन ऑर्डर टू, इधर लिख देते हैं कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द centripetal force, a centrifugal force acting outside and it will be equal to, ये किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के, which is equal to mv²/r के। तो चूंकि ये जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और दोनों इक्वल होना चाहिए। दीज फोर्सेज, तो यहां पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक इसके बीच में अट्रैक्शन का और दूसरा चूंकि मोशन कर रहा है तो बाहर के साइड में भी फोर्स काम करता है। तो जो बाहर के साइड में कर रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल होना चाहिए। बोथ फोर्सेज
मस्ट बी इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, बोथ फोर्सेज मस्ट बी इक्वल। तो ये हो गया हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये दोनों हमारे बराबर हो गए। और हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर के, ये हो गया हमारा। हम अच्छा यहां पर ये हो गया, हम इसको इक्वेशन भी दे सकते हैं, मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, या उसको हम 1 करते तो चलिए ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। हम लोग एक बात और जानते हैं, अभी इसके पहले पढ़ें कि एम भी आर बराबर होता है, एम भी आर इज इक्वल टू होता है एन एच अपान 2 पाई के, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये हम प्राप्त कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एम भी आर, यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हम वी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर वी स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो रहा है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से ये हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई एम आर के। इस इक्वेशन से तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इससे हो जाएगा कि वी स्क्वायर अगर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर और ये एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो ये दोनों बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से, तो 3 और 4 से हो जाएगा ये हमारा, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर हो गया जेड ई स्क्वायर बाई एम आर के, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा, अच्छा जेड वी स्क्वायर बराबर यहाँ आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा, ठीक है, और वी स्क्वायर बराबर इसके हो गया तो ये हो गया हमारा इन दोनों इक्वेशन से कि R बराबर हो जाएगा, R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, R इज इक्वल टू एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको, ये वी स्क्वायर बराबर हो गया, यहाँ पर कहीं पर हुआ है, यहाँ से फिर से देख लेते हैं, ये हुआ एम भी, ये हुआ हमारा वी स्क्वायर बराबर, यहाँ आर स्क्वायर होता है, तो ये एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर के, ये हुआ है एम वी स्क्वायर, तो यहाँ आर हो जाता, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ये आर है, तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बराबर हो गया जेड ई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर आर, यार यहाँ चला गया, यम यहाँ पर आ गया और ये आर स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा जेड ई स्क्वायर बाई एम आर के, वी स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर 3 हुआ ये।
तो v स्क्वायर बराबर हो गया जेड ई स्क्वायर बाई आर के। दूसरा एम भी आर बराबर होता है एन एच अपान 2 पाई के, तो v स्क्वायर बराबर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 हुआ। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हुआ कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये बराबर है जेड ई स्क्वायर बाई एम आर के। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर बचा, तो आर बराबर हो गया आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम इंटू जेड ई स्क्वायर। ये मिला हमें, ये इतना हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है फॉर nth ऑर्डर, तो ये हो गया रेडियस फॉर आर इज रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए द रेडियस फॉर nth ऑर्बिट रेडियस विल बी आर एन के। हम लोग आर एन बराबर लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम इंटू जेड ई स्क्वायर। अच्छा, अगर कभी कभी जेड, अगर हाइड्रोजन ले रहा है जेड की वैल्यू 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, तो उस तरह यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो 4 पाई एम ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हुआ। दूसरा अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी ये होगी द टोटल एनर्जी will be equal to kinetic energy and potential energy. The kinetic energy will be equal to half mv square, potential energy will be equal to, पोटेंशियल एनर्जी का मान जो होगा वो होगा जेड ई स्क्वायर बाई आर के, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर होता है। तो टोटल एनर्जी ई बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी बराबर हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया हमारा, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का मान। अच्छा, अब दूसरी बात कि अब ये हो गया वी स्क्वायर बराबर, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर इतने के होता है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि हम ये देखिएगा यहां से हम एक कर सकते हैं यहां पर कि वी स्क्वायर बराबर होता है ओ, यहां से वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बाई एम आर के, और वी स्क्वायर बराबर इसके भी होता है। तो ई बराबर है ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर, इसके बराबर हो गया। तो जेड ई स्क्वायर बाई आर के, तो यहां पर हम कर सकते हैं, तो ये बराबर हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह आप ये रख दो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो ये रख दिया हमने। अच्छा, फिर इसके बाद जो है यहां पर माइनस, ये इससे कट जाएगा, वी स्क्वायर बराबर इतने के आया, तो एम वी स्क्वायर बराबर इतने के हुआ, और ये होगा एनर्जी का मान, 1 मिनट, ये हो जाएगा हाफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
और इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। ई बराबर आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, ये बराबर आएगा 2 पाई स्क्वायर एम ई पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर एम ई पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। अच्छा, ई पावर 4 है, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ई बराबर हो गया। तो एनर्जी का जो मान आएगा जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसके बराबर आ गया। अब यही फॉर nth ऑर्बिट के लिए हो जाएगा, फॉर nth ऑर्बिट के लिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, En बराबर हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। सब कांस्टेंट वैल्यू का मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो En का मान इतने के बराबर आएगा। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको हम कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, लोवेस्ट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं तो अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे इससे एक बात ये है कि हमें डिफरेंट इमिशन या स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर अब जो है अलग अलग क्या मिलेगा कि यहाँ ट्रांजिशन होगा, अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हाइड्रोजन की केस में इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो देयर विल बी डिफरेंट लाइंस विल बी ऑब्टेन, यहाँ डिफरेंट लाइन मिलेगी। n1 बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, 5 है, 6 है और इन्फिनिटी है। तो ये जब n2 से n1 आएगा तो ये जो हमें लाइन मिलेगी इसको हम लाइमन सीरीज कहेंगे। ये n2 से या n2 के ऊपर से जो लाइन आएगी तो लाइमर हो गया, लाइमन सीरीज मिला। जो n3 से या n3 के ऊपर से जो यहाँ पर इमिशन करके हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बाल्मर हो गया, बाल्मर सीरीज। चौथे से तीसरे में आएंगे या उसके ऊपर वाले से आएंगे, पाश्चियन सीरीज हो गया। पांचवे से या छठे से या उसके ऊपर से आएंगे, ब्रैकेट हो गया। छठे से पांचवे में आएगा या उससे ऊपर से आएगा तो फुंड हो गया। तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन है। यहां से हम इसका फ्रीक्वेंसी बार बराबर निकाल सकते हैं, RH 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये जहां पर RH जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट ये। तो इस तरह से हमें ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं। तो इस तरह से ये मेनली जो बोहर्स का मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस विच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स है वो जो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो जिसकी सहायता से हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चंस बनता है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल बीएससी के छठे सेमेस्टर में, फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ये टॉपिक है। तो अगर इस तरह से आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।